हेलो स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल। स्वागत है आप सबका हमारे आपके इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बड़ा कैरियर पे। हर दिन की तरह आज भी एक नया लेक्चर आ गया। आज का लेक्चर नंबर 5 है। पिछले 4 लेक्चर में हमने रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को काफी कवर किया है। आज उसी लेक्चर को कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, पिछले लेक्चर में क्या क्या पढ़े उसके बारे में एक ओवरव्यू दे दें। हाँ, चैप्टर क्या चल रहा है? रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म, 12th का पहला चैप्टर चल रहा है और इसका 4 लेक्चर हम लोग कर लिए। इसमें पीछे क्या क्या पढ़ के आ गए इसका एक ओवरव्यू। सबसे पहले लाइफ स्पान पढ़े। लाइफ स्पान क्या होता है? जन्म से लेके मृत्यु तक का, जन्म से लेके मृत्यु तक का जो समय है, जन्म से लेके मृत्यु तक का जो समय है उसी को लाइफ स्पान बोल रहे हैं, मतलब बर्थ टू नेचुरल डेथ। इसके बाद पढ़े फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल। फेजेज ऑफ लाइफ साइकिल, इसमें 4 फेज पढ़ के आए हैं। कौन कौन सा था? चारों फेज एक बार फिर से बोलते हैं। पहले बर्थ हुआ, बर्थ के बाद जो पहला फेज आएगा उसको बोलते हैं जुवेनाइल फेज, प्लांट के केस में वेजिटेटिव फेज। दूसरा फेज कौन सा आएगा? दूसरा फेज आएगा रिप्रोडक्टिव फेज, जिसमें ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्टिवली मैच्योर होता है और रिप्रोड्यूस करता है, अपने जैसे नए ऑफस्प्रिंग को बनाता है। तीसरा फेज आएगा कौन सा? तीसरा सीनिसेंस फेज आएगा, मतलब रिप्रोडक्शन का कैपेबिलिटी खत्म होते जाता है धीरे धीरे करके और वो फेज किसमें बदल जाता है? रिप्रोडक्टिव फेज सीनिसेंस फेज में बदल जाता है। और चौथा जो लास्ट फेज है वो डेथ का आता है। सीनिसेंस मतलब क्या होगा? बॉडी का फंक्शन धीरे धीरे कम होने लगता है और अल्टीमेटली वो डेथ कर जाता है। ठीक है, बॉडी का फंक्शन कंप्लीटली समाप्त हो जाता है। फिर क्या पढ़े? व्हाट इज रिप्रोडक्शन, ये भी पढ़ लिए। व्हाट इज रिप्रोडक्शन मतलब रिप्रोडक्शन आखिर में है क्या, जो चैप्टर में पढ़ना है। ये चैप्टर में तो यही पढ़ना है, रिप्रोडक्शन है क्या, कितने टाइप का होता है, ऑर्गेनिज्म क्यों रिप्रोड्यूस करता है, तो क्या है, क्यों रिप्रोड्यूस करता है, ये पढ़ लिए। कितने टाइप का होता है ये भी पढ़ लिए। उसमें से एक टाइप पढ़ रहे थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्या है व्हाट इज रिप्रोडक्शन? एक बायोलॉजिकल प्रोसेस। क्या? बायोलॉजिकल प्रोसेस, जिसके थ्रू क्या करते हैं? प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनिज्म। नए ऑर्गेनिज्म को प्रोड्यूस करने का ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, या फिर ऐसा बोलो कि ये ऐसा प्रोसेस है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसके थ्रू एक ऑर्गेनिज्म अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देता है, अपने जैसे नए ऑर्गेनिज्म को बनाता है, उसको बोलते हैं रिप्रोडक्शन। क्यों? क्यों? तो क्यों का जवाब ये लाइफ स्पान से मिलता है, क्योंकि हर जीव जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी है। हर जीव जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु होनी है, तो मृत्यु का एक समय होगा, एक सीमा होगा। ठीक है, उस समय के बाद क्या होगा? उसका मृत्यु हो जाएगा, उस समय के बाद उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नेचर में नहीं होता है। अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए, अपने आप को एग्जिस्ट रखने के लिए धरती पे जीव जो है वो रिप्रोडक्शन करते हैं। क्यों का जवाब मिल गया, क्योंकि हर जीव का एक लिमिट लाइफ है, हर जीव का एक लिमिट लाइफ है। तो उस लिमिट लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, उस लिमिट लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए, अपने आप को कंसिस्टेंट रखने के लिए अर्थ पे क्या करते हैं? ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करते हैं। चलो, इसका भी आंसर मिल गया। अब टाइप का बात कर ले। टाइप पता है कि टाइप 2 होता है रिप्रोडक्शन, 2 टाइप का, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और कौन सा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बिल्कुल सही। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या बताए थे? ओनली वन पेरेंट इन्वॉल्व, इसमें 2 पेरेंट इन्वॉल्व होंगे। 2 पेरेंट कैसे? अपोजिट सेक्स के, अपोजिट सेक्स के, एक मेल और एक फीमेल। इतना सही चल रहा है। इसमें क्या बोले? गैमीट,
गैमीट जो एक सेल होता है जिससे नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, वो गैमीट का फॉर्मेशन यहाँ हो भी सकता है, गैमीट बन भी सकते हैं, गैमीट नहीं भी बन सकते हैं। ठीक है, गैमीट बनने का एक एग्जांपल दिए थे पार्थिनोजेनेसिस, जो कि हनी बी में होता है और बनाना में होता है। उसमें गैमीट बनता है और उस गैमीट से नए ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसमें गैमीट बनेंगे भी, गैमीट नहीं भी बनेंगे, मतलब गैमीट बन भी सकते हैं और गैमीट नहीं भी बन सकते हैं। इसमें गैमीट का फॉर्मेशन होगा, बिल्कुल होगा भी, गैमीट बनेगा भी और इसका फ्यूजन भी होगा, मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होकर फर्टिलाइजेशन होगा, उससे जाइगोट बनेगा और जाइगोट से नए ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट होगा। चलो ये तो बाद की बात है, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाद में पढ़ेंगे। अपने को क्या पढ़ना था, अपने को पढ़ना था असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। पढ़ रहे थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप पढ़े थे। टाइप्स ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने क्या कवर कर लिया था, फिजन। फिजन पढ़ के आए हैं, फिजन पिछले क्लास में पढ़ के आए हैं, एक बार यहाँ भी रिवाइज कराते हैं। फिजन आखिर है क्या, देखो फिजन का मतलब क्या होता है, टूटना, या इसको अंग्रेजी में बोले तो टू डिवाइड, टू डिवाइड। ठीक है, फिजन का सिंपल मतलब होता है डिवाइड करना। ठीक है, दो वर्ड बताए थे, फिजन और फ्यूजन। फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना, फिजन का मतलब होता है टूटना, दो वर्ड है। यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं, फिजन। और ये फिजन कितने टाइप का है, मतलब कि इसमें सिंपली क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके दो ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, या फिर एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके दो से अधिक ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ऐसा होता है ये फिजन में। देखो सिंपल एक ऑर्गेनिज्म था, डिवाइड करके दो ऑर्गेनिज्म बन गया, रिप्रोडक्शन हो गया। रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है, अपना नंबर बढ़ा लेना। रिप्रोडक्शन का मतलब अपना नंबर बढ़ा लेना, लो नंबर बढ़ा लिया, पहले एक था दो हो गया, पहले एक था चार हो गया, तो ये क्या हो रहा, सिंपली टूट टूट के वो डिवाइड हो रहा, मतलब कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म बना रहा। फ्यूजन भी कितने टाइप का पढ़ना था, दो टाइप का, एक था बाइनरी फ्यूजन और एक बाइनरी फ्यूजन और एक मल्टीपल फ्यूजन। मल्टीपल फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म टूट के एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके दो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। बाइनरी फ्यूजन में एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके दो ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, और मल्टीपल फ्यूजन में, जैसे ये बाइनरी फ्यूजन का एग्जांपल है, बाइनरी का, और ये मल्टीपल फ्यूजन का एग्जांपल है। ठीक है, बाइनरी में एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड करके दो ऑर्गेनिज्म बनाएगा, और मल्टीपल फ्यूजन में एक ऑर्गेनिज्म में डिवीजन होके बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स बनते हैं। ठीक है, ये किस में होता है भाई, अमीबा में होता है। अमीबा में होता है कब, फेवरेबल कंडीशन में। फेवरेबल कंडीशन में मतलब जब कंडीशन बहुत अच्छा हो, बहुत अच्छा हो, बहुत उसको खाना पीना मिल रहा हो, बहुत अच्छे से जी रहा हो लाइफ। ठीक है, तो उस कंडीशन में अमीबा में क्या होगा, उस कंडीशन में अमीबा में होगा बाइनरी फ्यूजन। और अमीबा जब अनफेवरेबल कंडीशन में हो, अनफेवरेबल कंडीशन में, तो उसमें क्या होगा, उस समय पे होगा अमीबा में मल्टीपल फ्यूजन। ठीक है, और भी एग्जांपल है, देख लीजिएगा कल का लेक्चर एक बार अटेंड कर लीजिएगा, बस एक ओवरव्यू था। अब क्या पढ़ना है, आज का जो टॉपिक है बडिंग पे है और फ्रेगमेंटेशन पे है। आज का टॉपिक हमारा बडिंग और फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, चलते हैं आगे, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले बडिंग पे आते हैं। इसका सारा नोट्स हम बना के रखे हैं, सारा नोट्स आपको पीडीएफ पे मिल जाएगा इसी में। ठीक है, इसी में समझा दिया जा रहा है, इसी में नोट्स बना हुआ, देख लीजिए आगे ये नोट्स रहा, बडिंग के ऊपर नोट्स है, बडिंग किसमें होता है, सारा चीज लिखा हुआ है। ठीक है, आज क्या करना है, अभी बडिंग समझना है। समझने के लिए ये बेटर होता है, समझने के लिए पूरा कागज लीजिए, या समझने के लिए या फिर किसी चीज को याद करना है तो एक बार पढ़ लीजिए, उसके बाद एक पूरा कागज लीजिए, खाली कागज, उस पर एक बार लिख लीजिए। ठीक है, तो वही हम भी समझाने का बस एक ही बेटर तरीका मानते हैं कि एक सादा कागज लिए, सादा पेज है, इस पे ब्लैंक पेज पे समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, बडिंग जो है ना, ये एक प्रोसेस है, कैसा प्रोसेस है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक टाइप है। इसमें एक वर्ड पता चल रहा होगा आपको, वर्ड पता चल रहा होगा, बर्ड। हिंदी में जानते होंगे इसको कली भी बोलते हैं या मुकुल बोलते हैं, कली या मुकुल बोलते हैं। ये क्या होता है कि जब छोटा फूल जब छोटा होता है ना, फूल जब फुलाया नहीं होता, मतलब कि फूल जब फैले नहीं होते हैं, जब छोटा होता है, बच्चा होता है जब फूल, तो उस समय पे उसको बड़ बोलते हैं, कली बोलते हैं, या फिर उसको एक और नाम से जानते हैं, मुकुल के नाम से। ठीक है, सेम टू सेम यहाँ भी क्या होगा, एक ऑर्गेनिज्म लो, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होता है, उसका न्यूक्लियस डिवाइड करके एक अपना बॉडी का आउटग्रोथ निकालता है, बड़ के तरह। ठीक है,
बॉडी के बाहर एक आउटग्रोथ निकलता है, ठीक है, बॉडी के बाहर एक ग्रोथ निकलता है उसका, जिसको बड बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? बड बोलते हैं। क्या होता है ये? धीरे धीरे यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, सॉरी, सबसे पहले क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड हुआ यहाँ, ये न्यूक्लियस डिवाइड करके दो न्यूक्लियस बनाया। एक न्यूक्लियस यहाँ चला गया बड के फॉर्म में, मतलब जो आउटग्रोथ निकल रहा था वहां पर से बाहर की तरफ वो ग्रो कर रहा था, वहां पे चला गया एक न्यूक्लियस। अब यहाँ से ये जो बड है ये धीरे धीरे ग्रो करेगा, धीरे धीरे ग्रो करेगा। इसको न्यूट्रिशन कहाँ से मिलेगा? न्यूट्रिशन लेके यहाँ से न्यूट्रिशन मिलेगा इसको, मतलब अपने पेरेंट बॉडी से, पेरेंट सेल से न्यूट्रिशन लेके ये धीरे धीरे ग्रो करेगा। ग्रो करके जब मैच्योर हो जाएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा, अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाएगा, डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी, डिटैच हो जाएगा। अब जब डिटैच हो जाएगा तो ये इंडिपेंडेंट जिएगा, लिव इंडिपेंडेंटली। अब ये इंडिपेंडेंटली जिएगा। इसी प्रोसेस को बोलते हैं बड़ी, ठीक है। क्या होता, एक बड़ निकला था, छोटा सा आउटग्रोथ निकला था, उसको बड़ बोल रहे थे। वो बड़ न्यूट्रिशन लेके पेरेंट बॉडी से न्यूट्रिशन लेके ग्रो किया, ग्रो करके मैच्योर जब हुआ, मैच्योर होने के बाद वहां से डिटैच हो गया, अपने पेरेंट बॉडी से डिटैच हो गया और वो इंडिपेंडेंट लाइफ जीने लगा। मतलब अब ये था, यहाँ पे दिखा रहे हैं, ये पेरेंट बॉडी था और यहाँ पे ये क्या हो गया, ये ऑफस्प्रिंग, ये ऑफस्प्रिंग, ठीक है। तो ये होता है बडिंग। एक था पहले, अब दो हो गया, एक था पहले, अब दो हो गया, फिर उसमें बडिंग होगा, उसमें ही बडिंग होगा, फिर तीन हो जाएगा। मतलब इस तरह से ये रिप्रोडक्शन करते हैं। अपने बॉडी के बाहर एक आउटग्रोथ निकालते हैं, अपने बॉडी के बाहर एक आउटग्रोथ निकालते हैं और उस आउटग्रोथ को डेवलप करके ग्रो करवा के क्या हो जाते हैं, एक इंडिपेंडेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, ठीक है। ये प्रोसेस है बडिंग। ये बडिंग होता है किसमें किसमें है? एग्जाम्पल इसका, एक हाइड्रा रहा और एक ईस्ट। हाइड्रा और ईस्ट, ये दो एग्जाम्पल पढ़ना है अपने को, एनसीईआरटी में दे रखा है, हाइड्रा और ईस्ट, जिसमें बडिंग होता है, ठीक है। यहाँ पे आगे एक फिगर ड्रॉ करके रखे हैं, ये बडिंग इन हाइड्रा में है, हाइड्रा में बडिंग है। देखिए ये एक पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी जैसे बनाए थे पीछे, पेरेंट बॉडी है, पेरेंट बॉडी के अंदर ये न्यूक्लियस है, पेरेंट बॉडी के अंदर ये न्यूक्लियस है। हाइड्रा एक्चुअली ऐसा ही होता है। हाइड्रा जो है सबसे लोअर कैटेगरी का एनिमल किंगडम का जो सबसे लोअर कैटेगरी एनिमल होता है वो हाइड्रा होता है, ठीक है, सबसे लोअर कैटेगरी में आता है। तो इसमें क्या होता है, ये पानी में रहने वाला जीव है, पानी में रहने वाला जीव। इसमें क्या होता है, ये आउटग्रोथ होता है यहाँ से, ये न्यूक्लियस पहले डिवाइड करता है, देखो पहले न्यूक्लियस डिवाइड किया, फिर क्या हुआ, न्यूक्लियस डिवाइड किया, उसके बाद न्यूक्लियस क्या कहाँ चला गया, एक बॉडी के बाहर एक आउटग्रोथ निकला, बॉडी के बाहर क्या निकला, एक आउटग्रोथ निकला। उस आउटग्रोथ में ये न्यूक्लियस एक चला गया, डिवाइड करके जो दो बना था वहां पे एक न्यूक्लियस चला गया। ये जो आउटग्रोथ है इसी को क्या बोल रहे हैं, बड बोल रहे हैं। ये मैच्योर हुआ, मैच्योर कैसे हुआ, न्यूट्रिशन लेके। न्यूट्रिशन कहाँ से लिया, टेक न्यूट्रिशन फ्रॉम पेरेंट बॉडी, पेरेंट बॉडी से न्यूट्रिशन लेके ये मैच्योर हुआ, मैच्योर होके एक इधर पेरेंट था, एक नया ऑफस्प्रिंग बन गया, ठीक है। मैच्योर होके ये ऑफस्प्रिंग बन गया, ये बना ये ऑफस्प्रिंग, ठीक है। यहाँ पे नीचे लिखा गया डेवलप्स एंड डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड लिव इंडिपेंडेंटली। आगे दिया है ये बडिंग इन ईस्ट। ईस्ट में ये बडिंग है ना, ईस्ट में जो बडिंग होता है वो एक चेन के फॉर्म में होता है, मतलब कि मल्टीपल बडिंग होता है इसमें, मल्टीपल बडिंग एक चेन के फॉर्म में। देखो ये पेरेंट ईस्ट सेल है, पेरेंट ईस्ट सेल का ये न्यूक्लियस रहा, यहाँ पे डेवलपिंग बर्ड्स है, बर्ड्स यहाँ पे डेवलप कर रहा है, बर्ड्स यहाँ पे डेवलप कर रहा है। कैसे डेवलप करेगा भाई, न्यूक्लियस यहाँ पे बर्ड जो है ना थोड़ा सा अपना आउटग्रोथ बढ़ा रहा है, बर्ड्स अपना यहाँ पे ये पेरेंट बॉडी जो है आउटग्रोथ निकाल रहा है अपनी बॉडी से, ठीक है। न्यूक्लियस उसके तरफ जा रहा है और न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा। देखो न्यूक्लियस यहाँ पे डिवाइड हो गया, एक बाहर हो गया एक इसमें आ गया, तो ये एक बर्ड हो गया, बर्ड फॉर्म हो गया यहाँ पे। उसके बाद क्या हुआ, ये बर्ड से नया बर्ड बनेगा, फिर नया बर्ड बनेगा, मतलब नहीं ये बर्ड से नहीं, ये बर्ड ऊपर चलते जाएगा और इस पेरेंट बॉडी से नया नया बर्ड बनते जाएगा। तो यहाँ पे चेन ऑफ बर्ड बना है और हर एक बर्ड जो है वो नए ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है,
हर एक बर्ड नए ऑफस्प्रिंग में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। इसको बोलते हैं चेन बर्डिंग, चेन बर्डिंग बोलते हैं इसको। इसमें होता है ये ईस्ट में होता है। आपने को ये एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, चेन बर्डिंग के बारे में नहीं बताया, बट उसका फिगर बनाया है। एनसीईआरटी आज साथ में लेके आए हैं, एनसीईआरटी आज साथ में लेके आए। चलो एक ही बर्ड बना के दिखाया है इसमें, ये इसमें है बर्डिंग में ईस्ट, एक बर्ड बना के दिखाया है। वैसे ये चेन ऑफ बर्ड होता है, ऐसे ऐसे करके बहुत सारा इसमें बर्ड होता है, ठीक है। इसमें चेन ऑफ बर्ड होता है, ये बर्डिंग में ईस्ट है। आगे पढ़ाते हैं, एक एक करके पूरा पढ़ा लेते हैं, उसके बाद आते हैं एनसीईआरटी पे। आई होप की बर्डिंग समझ में आ गया होगा, इतना बर्डिंग समझ में आ गया होगा। अभी क्या है, इसके बाद पढ़ना है फ्रैगमेंटेशन। बर्डिंग किसमें किसमें होगा, हाइड्रा में और ईस्ट में। देखो यहाँ लिखा है, बर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इंडिविजुअल थ्रू द बर्ड्स दैट डेवलप ऑन द पेरेंट बॉडी। बर्डिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें एक नया इंडिविजुअल बनाया जाता है, इससे बर्ड से, जो कि बर्ड कहां से डेवलप होता है, पेरेंट बॉडी से डेवलप होता है। बर्ड डेवलप फ्रॉम पेरेंट बॉडी, बर्ड्स दैट डेवलप फ्रॉम पेरेंट बॉडी, ठीक है। आगे देखो, द बर्ड्स डिराइव न्यूट्रिशन एंड शेल्टर फ्रॉम द पेरेंट बॉडी। न्यूट्रिशन भी वहीं से लेता है, शेल्टर बोले तो उसका घर कहाँ होता है, उसी से बॉडी से ही चिपका होता है, तो शेल्टर भी उसका वही हो गया, ठीक है। तो ये कहां से न्यूट्रिशन कहां से डिराइव करता है, शेल्टर कहां से मिलता है इसको, पेरेंट बॉडी से, पेरेंट ऑर्गेनिज्म से मिलता है। उसके बाद डिटैच हो जाता है जब ये फुली ग्रो हो जाता है, मतलब पूरा मैच्योर होने के बाद वो पेरेंट बॉडी से डिटैच हो जाता है और अपना इंडिपेंडेंट लाइफ जीने लगता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, एक पेरेंट बॉडी और एक उसका ऑफस्प्रिंग। इन हाइड्रा इन ईस्ट, एग्जांपल कौन है इसका, हाइड्रा और ईस्ट। ईस्ट में कैसा होता है, चेन बर्डिंग होता है, ईस्ट में चेन बर्डिंग होता है, बर्ड्स का पूरा एक चेन बनता है उसमें, ठीक है। इसके बाद पढ़ना है फ्रैगमेंटेशन। इसके बाद क्या पढ़ना है, फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। फ्रैगमेंटेशन ये कितना नंबर, तीसरा नंबर पढ़े हम लोग। दो पढ़ लिए, क्या क्या पढ़े, फ्यूजन पढ़े, बर्डिंग पढ़े, ये तीसरा नंबर है फ्रैगमेंटेशन। नाम से पता चल रहा है फ्रैगमेंटेशन में क्या होगा, फ्रैगमेंट बनेगा, क्या बनेगा, फ्रैगमेंट बनेगा। और हर एक फ्रैगमेंट क्या हो जाएगा, एक नया ऑर्गेनिज्म। हमको बनाना क्या है, अल्टीमेटली एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना है, रिप्रोडक्शन करवाना है ना, मतलब एक नया ऑर्गेनिज्म बनाना है। एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म, दो से चार बनाना, मतलब ऐसे करके उसमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करवाना है। तो यहाँ पे फ्रैगमेंटेशन में क्या होगा, पेरेंट बॉडी जो है, ये मान लो ये कोई पेरेंट बॉडी है, ठीक है, ये कोई पेरेंट बॉडी है। ये पेरेंट बॉडी दो पार्ट में टूट गया, पेरेंट बॉडी कितने पार्ट में टूट गया, दो पार्ट में टूट गया, ये दो पार्ट में। ये क्या है, फ्रैगमेंट है, फ्रैगमेंटेशन का मतलब टूट गया दो पार्ट में, फ्रैगमेंट बना। एक फ्रैगमेंट ये है, एक फ्रैगमेंट ये है। फ्रैगमेंटेशन का मतलब होता है टूटना, फ्रैगमेंटेशन का मतलब क्या होता है, फ्रैगमेंट छोटे छोटे टुकड़ों में, छोटे छोटे पीसेस में टूट जाना। दो फ्रैगमेंट होना, लोग दो नहीं चार बना देते हैं। चार बना दिए, चारों फ्रैगमेंट हो गया, क्या है, फ्रैगमेंट्स ऑफ पेरेंट ऑर्गेनिज्म। पेरेंट ऑर्गेनिज्म का एक फ्रैगमेंट्स है। अब यहाँ पे क्या होता है, रिप्रोडक्शन कैसे, सर ये तो बॉडीज का पूरा टूट गया, यहाँ पे नया ऑर्गेनिज्म कैसे बनेगा, नया ऑफस्प्रिंग कैसे बनेगा। पीछे तो चलिए सब समझ में आता था, फिजन वाला में वहां पे डिवीजन होता है, सेल डिवाइड करके दो नया नया सेल बनाता है, दो ऑर्गेनिज्म बन जाता है। बर्डिंग में समझ में आया, तो उसमें बॉडी का आउटग्रोथ होता है, वहां भी न्यूक्लियस का डिवीजन होता है। इसमें क्या लॉजिक है, फ्रैगमेंट्स बन गया, बॉडी पीसेस में टूट गया, टुकड़ा टुकड़ा हो गया इसका, इसमें कैसे ऑर्गेनिज्म बनेगा। हाँ, इसमें बनता है ऑर्गेनिज्म, क्या होता है इसमें, रीजनरेशन पावर होता है। क्या होता है इसमें, रीजनरेशन पावर, मतलब कि ये इस छोटे से टुकड़े से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा, एक छोटे से टुकड़े से एक पूरा ऑर्गेनिज्म बना लेगा। और इसी प्रोसेस को, इसी तरह के रिप्रोडक्शन को क्या बोलते हैं, फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। कि हर एक छोटा छोटा फ्रैगमेंट से एक पूरा ऑर्गेनिज्म जब बन जाए, इसको बोलते हैं फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। और ये बनता फ्रैगमेंटेशन से एक नया ऑर्गेनिज्म कैसे बनता है, कौन सा पावर होता है इसमें, रीजनरेशन पावर होता है। रीजनरेशन पावर शायद गलत लिखा हुआ, रीजनरेशन पावर मतलब ये सेल डिवाइड कर करके एक नया ऑर्गेनिज्म में फॉर्म हो जाता है, ठीक है, नए ऑर्गेनिज्म में बदल जाता है।
ठीक उसी तरह से ये भी ऑर्गेनिज्म, ये भी जो फ्रैगमेंट है ये नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा, उसी तरह से ये भी एक नए ऑर्गेनिज्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये भी। तो इस तरह होता है फ्रैगमेंटेशन कि पहले क्या होता है, जो पेरेंट ऑर्गेनिज्म है, ये पेरेंट बॉडी बना है, ये पेरेंट है, पेरेंट बॉडी फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है, छोटे छोटे फ्रैगमेंट्स में टूट जाता है। हर एक फ्रैगमेंट से क्या होता है, हर एक फ्रैगमेंट के पास रीजनरेशन पावर होता है और हर एक फ्रैगमेंट से नए नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है, नए ऑर्गेनिज्म का निर्माण होता है। ठीक है, हर एक फ्रैगमेंट से नए नए ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है, इसी प्रोसेस को फ्रैगमेंटेशन बोलते हैं। सर ये होगा किसमें, कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जिसमें कि मतलब छोटा सा टुकड़ा से एक पूरा ऑर्गेनिज्म पूरा बॉडी बना लेगा, तो वो ऑर्गेनिज्म होता है प्लेनेरिया, है स्पाइरोगायरा, प्लेनेरिया और हाइड्रा। हाइड्रा यहाँ भी है, हाइड्रा में फ्रैगमेंटेशन भी होता है, पीछे क्या पड़े बडिंग होता है, हाइड्रा में क्या होता है बडिंग होता है, और क्या होता है उसमें फ्रैगमेंटेशन भी होता है। ठीक है, नीचे लिख दिए वो कौन कौन से किंगडम का है, एनिमल किंगडम का है ये दोनों, प्लेनेरिया और हाइड्रा एनिमल किंगडम का है, और ये फंगस है, किंगडम फंजाई का, फंगस किंगडम का है। ठीक है, क्या लिखा है फ्रैगमेंटेशन का, द पेरेंट बॉडी डिवाइड्स इनटू सेवरल फ्रैगमेंट्स, पेरेंट बॉडी जो है वो कुछ फ्रैगमेंट्स में डिवाइड होते हैं, एंड ईच फ्रैगमेंट्स डेवलप इनटू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, हर एक फ्रैगमेंट जो है वो नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाते हैं। इन स्पाइरोगायरा एग्जांपल, स्पाइरोगायरा में ये होता है, प्लेनेरिया में होता है और हाइड्रा में होता है। देखिए ये है फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल इसमें, एनसीईआरटी एरिया। फ्रैगमेंटेशन का एग्जांपल एनसीईआरटी में नहीं दे रखा है, वैसे 10th क्लास में इसका पिक्चर दिया हुआ था प्लेनेरिया का, दिखा देते हैं अभी क्रोम पे दिखा देते हैं। प्लेनेरिया का पिक्चर दिया हुआ था 10th वाला में, फ्रैगमेंटेशन। देखिए हाइड्रा में ये फ्रैगमेंटेशन ये हाइड्रा में दिया हुआ, ये स्पाइरोगायरा में दिया हुआ, ये देखिए। चाहते तो हम डायग्राम बना भी सकते हैं, तो वहाँ पे हम सोचे कि दिखाना ज्यादा बेटर रहेगा, ताकि आपको किताब का जो चीज है ना वो ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। किताब में अगर कोई चीज फोटो देख लो तो ज्यादा देर तक याद रहता है। ठीक है, तो ये फ्रैगमेंटेशन है, ये फ्रैगमेंटेशन किसमें है, ये फ्रैगमेंटेशन दिया गया स्पाइरोगायरा में, ये जो फ्रैगमेंटेशन है ये स्पाइरोगायरा में दिया गया। यहाँ से ये इसका फ्रैगमेंट छोटा छोटा पीस टूटा, एक फ्रैगमेंट, फ्रैगमेंट 2, फ्रैगमेंट 3, हर एक फ्रैगमेंट ग्रो करके एक फ्रैगमेंट से ये नया ऑर्गेनिज्म बना लिया, इस फ्रैगमेंट से ये एक नया ऑर्गेनिज्म बना लिया, इस वाले फ्रैगमेंट से ये एक नया ऑर्गेनिज्म बना लिया। ठीक है, अब देखिए यहाँ प्लेनेरिया में दिखाते हैं, ये रहा प्लेनेरिया, प्लेनेरिया जिसको प्लेटफॉर्म भी बोलते हैं, ये है पेरेंट प्लेनेरिया, दिख रहा है नहीं दिख रहा, दूसरा कोई फोटो, ये रहा पेरेंट प्लेनेरिया, छोटा छोटा पीस में टूट गया, एक फ्रैगमेंट, 2 फ्रैगमेंट, 3 फ्रैगमेंट, हर एक फ्रैगमेंट से एक नया नया प्लेनेरिया बन गया। ठीक है, ये होता है फ्रैगमेंटेशन। अब हाइड्रा में भी था, यहाँ पे ये हाइड्रा में रहा, ये रहा हाइड्रा में। ठीक है, देखिए ये एक हाइड्रा का एक बॉडी है, हाइड्रा 2 भाग में डिवाइड हो गया, 2 भाग में इसका 2 फ्रैगमेंट बना, एक फ्रैगमेंट से एक नया हाइड्रा ऊपर बन गया, एक नया हाइड्रा नीचे बन गया। देखिए ये नया फिर मैच्योर हाइड्रा बन गया इसका। एडल्ट हाइड्रा एम्पुटेशन बोलते हैं इसको, एम्पुटेशन का मतलब ये फ्रैगमेंटेशन हुआ, फ्रैगमेंट में डिवाइड हो गया, 2 अलग अलग फ्रैगमेंट्स बन गया, इसमें रीजनरेशन हुआ, रीजनरेशन होकर छोटा छोटा हाइड्रा बनाया, फिर इसमें ग्रोथ होकर एक मैच्योर हाइड्रा बना लिया, ये है फ्रैगमेंटेशन। ठीक है, समझ में आया इतना। अब इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ाते हैं, एनसीईआरटी में जो जो चीज पढ़ाया है अभी तक
रिप्रोडक्शन हो गया, टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन, सारा एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ाते हैं। देखिए यहाँ से रिप्रोडक्शन दिख रहा है ऊपर, एक मिनट दिख रहा है, चलिए बेटर दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं दिख रहा है तो इसको जूम करके दिखा सकते हैं। अब दिख रहा होगा बेटर तरीके से। चलिए एक एक करके समझते हैं। यहाँ पे पहला क्या लिखा है, रिप्रोडक्शन इज डिफाइंड एज बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू यंग वंस। क्या है ये? बायोलॉजिकल प्रोसेस है। क्या ये? बायोलॉजिकल प्रोसेस, डिफाइंड है बायोलॉजिकल प्रोसेस जिसके में क्या होता है, गिव राइज टू यंग वंस, ऑफस्प्रिंग जिसको बोलते हैं यंग वंस, सिमिलर टू इट्स शेप, अपने ही जैसा। ऑफस्प्रिंग ग्रो मैच्योर टर्न प्रोड्यूस न्यू ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग क्या होता है, धीरे धीरे मैच्योर होता है और वो फिर से नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देने के लिए मैच्योर होता है। ठीक है, होता है ना, जुवेनाइल फेज आता है, जब जैसे जन्म होता है, बर्थ होता है, तो उस पे समय क्या होता है, जुवेनाइल फेज आता है। ठीक है, उसके बाद जुवेनाइल के बाद रिप्रोडक्टिव फेज आएगा, मतलब वो जन्म लिया है वो फिर से अपना वो भी रिप्रोडक्शन कर सकता है। Thus there is a cycle of birth, growth and death। पढ़ा के लाइफ साइकिल, बर्थ, ग्रोथ एंड डेथ। ग्रोथ में यहाँ पे क्या क्या होगा, ग्रोथ में कौन सा फेज आएगा, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज, सीनिसेंस फेज, ये ग्रोथ में आएगा। उसके बाद डेथ हो जाएगा। सबसे पहले बर्थ हुआ, बर्थ के बाद 3 फेजेस आया, कौन सा, जुवेनाइल फेज, रिप्रोडक्टिव फेज और सीनिसेंस फेज। उसके बाद क्या हो गया, डेथ हो गया। रिप्रोडक्शन इनेबल्स द कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज। ये क्या इनेबल करता है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज इनेबल करता है। क्या कंटिन्यू करता है, यहाँ पे देखिए, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, जनरेशन आफ्टर जनरेशन, एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन, तीसरे जनरेशन, मतलब जनरेशन आफ्टर जनरेशन वो स्पीसीज अर्थ पे बना रहे, वही ये इंश्योर करता है रिप्रोडक्शन। ठीक है, क्यों का जवाब यहाँ पे लिखा हुआ है, वाई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, क्यों रिप्रोड्यूस करता है, कंटिन्यूटी ऑफ स्पीसीज, मतलब अपने आप को बनाए रखने के लिए हर एक जनरेशन में। यू विल स्टडी चैप्टर 5 प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस वेरिएशन, हाउ जेनेटिक वेरिएशन इज क्रिएटेड एंड इनहेरिटेड ड्यूरिंग द रिप्रोडक्शन। ये पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन, जिसको जेनेटिक्स के नाम से जानते हैं, वहां पे पढ़ेंगे कि ऑर्गेनिज्म में वेरिएशन कैसे होता है। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग के मम्मी पापा जैसा हम लोग एग्जैक्ट हो गए, मतलब कि स्ट्रक्चर सेम है, ह्यूमन बीइंग है, हम लोग भी मम्मी पापा भी ह्यूमन बीइंग है, स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन क्या हर एक गुण, हर एक कैरेक्टर मम्मी पापा वाला एग्जैक्ट 2 कॉपी आ गया, नहीं, कलर 2 कॉपी आ गया। कहते हैं ना कि मम्मी गोरी है तो मम्मी गोरी है, पापा काले हैं, तो फिर बच्चा गोरा कैसे हो गया, चाहे बीच का आता है, तो कुछ ना कुछ वेरिएशन आता है। वो वेरिएशन कहाँ पढ़ना है, वेरिएशन के बारे में पढ़ना है चैप्टर नंबर 5 में, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। फिर क्या लिखा है, देयर इज लार्ज डाइवर्सिटी इन द बायोलॉजिकल वर्ल्ड एंड ईच ऑर्गेनिज्म हैज इवॉल्व्ड इट्स ओन मैकेनिज्म टू मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। क्या कह रहा है कि पूरे वर्ल्ड में, पूरे अर्थ पे ऑर्गेनिज्म का बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, मतलब बहुत सारे प्रकार का ऑर्गेनिज्म पूरे अर्थ पे पाया जा रहा है। ठीक है, डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और हर एक ऑर्गेनिज्म या हर एक स्पीसीज अपना खुद का मैकेनिज्म डेवलप करता है, या फिर अपना मैकेनिज्म होता है उनके अंदर, किसके लिए, मल्टीप्लाई एंड प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने के लिए या अपने आप को मल्टीप्लाई करने के लिए हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना एक मैकेनिज्म होता है। ठीक है, द ऑर्गेनिजम्स हैबिटेट, और ये मैकेनिज्म किस पे डिपेंड करता है, उसके हैबिटेट पे डिपेंड करता है, इंटरनल फिजियोलॉजी पे डिपेंड करता है और कुछ अदर फैक्टर पे डिपेंड करता है, जो कि हम पहले बता चुके हैं। रिस्पॉन्सिबल फॉर हाउ इट रिप्रोड्यूस, मतलब कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, एक ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस कैसे करेगा, किस टाइप से करेगा, वो किस पे डिपेंड करता है, उस ऑर्गेनिज्म के हैबिटेट पे डिपेंड करता है। वो ऑर्गेनिज्म मतलब कहाँ रहता है, हैबिटेट का मतलब वो कहाँ रहता है, पानी में रहता है, जमीन पे रहता है, हवा में उड़ता है, मतलब वो कहाँ रहता है, उस पर डिपेंड करेगा कि वो कैसे रिप्रोड्यूस करेगा, पहला रीजन। और दूसरा इंटरनल फिजियोलॉजी, उसके अंदर का जो फंक्शन है, उसके बॉडी के अंदर का जो फिजियोलॉजी है, फंक्शन है, वो किस टाइप से होता है, कितना कॉम्प्लेक्स है, कितना सिंपल है, उस पर भी डिपेंड करता है। और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, वो सारे फैक्टर को एनसीईआरटी रिवील नहीं करता है और ना ही सारे फैक्टर के बारे में जानना है। ठीक है, आगे क्या है, बेस्ड ऑन वेदर देयर इज पार्टिसिपेशन ऑफ वन ऑर्गेनिज्म और टू इन द प्रोसेस ऑफ रिप्रोडक्शन, किसके बेसिस पे, कि रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं या 2 ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं। रिप्रोडक्शन में एक ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं कि 2 ऑर्गेनिज्म पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उसके बेसिस पे रिप्रोडक्शन को कितने भाग में डिवाइड किया गया, 2 टाइप में।
कितने टाइप में? 2 टाइप में। When offspring is produced by a single parent with or without the involvement of gamete, यही तो इतना दिन से चिल्ला रहे थे कि जब सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व हो रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में, जब सिंगल पैरेंट इन्वॉल्व हो, कैसे? गैमेट बना के या फिर बिना गैमेट फॉर्मेशन के, तब उस वाले प्रोसेस को क्या बोलते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोलते हैं। उस वाले प्रोसेस को असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फिर क्या बोल रहा है? When two parent अपोजिट सेक्स के, 2 पैरेंट अपोजिट सेक्स के, एक मेल और एक फीमेल, पार्टिसिपेट इन द रिप्रोडक्टिव प्रोसेस में जब 2 पैरेंट पार्टिसिपेट करते हैं और उसमें फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट तो बनेगा ही बनेगा, फॉर्मेशन तो होगा ही होगा, उसके साथ साथ में फ्यूजन भी होना चाहिए। बताया था ना, फ्यूजन का मतलब जुड़ना, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के बीच में फ्यूजन भी होना चाहिए। तो वो जो है वो प्रोसेस क्या कहलाता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहलाता है। समझ में आया? इतना अभी तक इतना पढ़ा के आए थे। आगे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप पढ़ रहे थे हम लोग। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट इज मेथड अ सिंगल इंडिविजुअल पैरेंट इज कैपेबल टू प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। एक ही पैरेंट प्रोड्यूस कर देगा, एक ही पैरेंट जो है वो ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर देगा। ठीक है, फिर क्या दिया? एज अ रिजल्ट ऑफस्प्रिंग दैट आर प्रोड्यूस्ड आर नॉट ओनली आइडेंटिकल टू वंस अनदर बट आर एग्जैक्ट कॉपी। क्या कह रहा है? सिर्फ आइडेंटिकल ही नहीं होंगे, सिर्फ सिमिलर ही नहीं होंगे, वो एग्जैक्ट कॉपी भी होंगे। इसमें जो नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होगा वो एग्जैक्ट कॉपी होंगे। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है? आर दीज ऑफस्प्रिंग लाइकली टू बी जेनेटिकली आइडेंटिकल और डिफरेंट। पूछ रहा क्वेश्चन, पूछ रहा है एनसीईआरटी, क्या ये जेनेटिकली सिमिलर होंगे या डिफरेंट होंगे? ये एकदम 100% श्योर है कि जेनेटिकली सिमिलर होंगे, मॉर्फोलॉजिकली भी सिमिलर होंगे। ठीक है, जेनेटिकली और मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर होंगे। और वैसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं? क्लोन बोलते हैं। पहले पढ़ा गया है। The term clone is used to describe such morphological and genetically similar individual। यहाँ भी दिया गया एनसीईआरटी में भी। ठीक है, तो कुछ भी देख रहे हैं एनसीईआरटी से कुछ भी बाहर नहीं है, ज्यादा थोड़ा आगे चल रहा है ताकि कंसेप्ट समझ में आए। ठीक है, बाकी एनसीईआरटी पूरा कवर हो रहा है। इसके बाद क्या है? Let us how widespread asexual reproduction is among different group of organism। Asexual reproduction is common among single celled organism। Asexual reproduction common किसमें है? सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में या फिर लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म में। सबसे कॉमन जो होता है ना वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म में होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और क्या बताए थे? जो लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म होते हैं, लोअर कैटेगरी के ऑर्गेनिज्म में कौन कौन आते हैं भाई? फंगस हो गए, प्रोटिस्टा हो गए, या फिर लोअर प्लांट हो गए, एल्गी वगैरह जैसे, या फिर लोअर एनिमल हो गए, पॉरीफेरा, ये सब। ठीक है, तो उन सब में भी ये होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एंड इन प्लांट्स एंड एनिमल्स विथ रिलेटिवली सिंपल ऑर्गेनाइजेशन। कौन से प्लांट और कौन से एनिमल? जिसका ऑर्गेनाइजेशन सिंपल हो। ठीक है, सारा चीज पढ़े। In protist and monorans, the organism or the parent cell divide by mitosis। Protist और monera, the organism or parent cell divide by mitosis into to give rise new individual। ये चीज गलत लिखा हुआ यहाँ पे थोड़ा सा, कि मोनेरा के अंदर जो मोनरन्स होते हैं, प्रोटिस्टा में तो ये माइटोसिस होता है, बट मोनेरा में माइटोसिस जैसा कोई डिवीजन नहीं होता है। ठीक है, जो भी प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उनमें माइटोसिस डिफाइन नहीं होता है। मतलब जो सेल डिवीजन का टाइप पढ़ते हैं, म्यूसिस और माइटोसिस, वो डिफाइन किसके लिए नहीं होता? प्रोकैरियोट सेल के लिए डिफाइन नहीं होता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा गलत लग रहा है यहाँ पे कि मोनेरा के अंदर माइटोसिस होगा, प्रोटिस्टा के अंदर तो माइटोसिस होगा भी, ये कंफर्म है। तो यहाँ पे जो भी रिप्रोडक्शन हो रहा है, जिस भी तरीके से ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हो रहा है, वो सेल डिवीजन का टाइप कौन सा होगा? माइटोसिस होगा। किसके लिए? प्रोटिस्टा के लिए, फंगस के लिए, प्लांट के लिए, एनिमल के लिए। ये मोनेरा के लिए डिफाइन नहीं होता है। ठीक है, आगे क्या है? Thus, in these organisms, cell division is itself a mode of reproduction। इन सब ऑर्गेनिज्म में क्या होता है? सेल डिवीजन ही मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। सिंगल सेल है, अपने आप को डिवाइड कर दिया, 2 सेल बन गया, मतलब 2 ऑर्गेनिज्म बन गया, तो सेल डिवीजन ही क्या है? रिप्रोडक्शन है। सेल डिवीजन ही इसमें क्या है? रिप्रोडक्शन है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन होता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए सेल डिवीजन ही रिप्रोडक्शन होता है। इसके लिए एक टर्म लिखा गया था 11th में, रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इज सिनोनिम्स। रिप्रोडक्शन एंड ग्रोथ इज सिनोनिम्स फॉर सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। आगे क्या है? आगे दिया है, मेनी सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिजन। बहुत सारे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होते हैं वो बाइनरी फिजन के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। फिजन पढ़े थे, एक सेल सिंपली 2 में डिवाइड हो जाएगा। सेल डिवाइड इनटू 2 हाफ्स एंड ईच रैपिडली ग्रो इनटू एन एडल्ट। हर एक जो है वो रैपिडली ग्रो कर जाएगा एक एडल्ट में। अमीबा पैरामीशियम, इसका एग्जांपल कौन है? अमीबा पैरामीशियम। इन ईस्ट द डिवीजन इज अनइक्वल एंड स्मॉल बर्ड्स आर प्रोड्यूस। जिसमें ये अनइक्वल डिवीजन होता है, जब बर्ड्स का फॉर्मेशन होता है ना, तो वहां पे अनइक्वल डिवीजन होता है। देख लीजिए यहाँ पे ये हाइड्रा का दिया है,
हाइड्रा का दिया है और ये ईस्ट का दिया है, और ये ईस्ट कौन सा है? पेनिसिलियम। पेनिसिलियम। इसमें ये स्पोर फॉर्मेशन होता है, पेनिसिलियम में स्पोर फॉर्मेशन होता है। यहाँ पे इसका नहीं एग्जांपल दिया, ईस्ट में बडिंग नहीं दिया। ये हाइड्रा में बडिंग है, यहाँ पे लिखा हुआ है बडिंग इन हाइड्रा, बर्ड्स इन हाइड्रा। यहाँ पे क्या हो रहा है? अनइक्वल डिवीजन होता है। ये एक बड़ा सा सेल है और ये एक छोटा सा सेल है। ये जो प्रोजेनी बनेगा, इसका नया ऑफस्प्रिंग बनेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म, ये एक छोटा सा सेल बनेगा। यहाँ पे डिवीजन कैसा होता है? सेल का अनइक्वल डिवीजन होता है। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है। इसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है क्या? इनिस डिवीजन इज unequal and small birds are produced that remain attached with initially to the parent body। जो पहले तो parent body से attach होते हैं, which eventually gives separated and mature into new yeast। जो बाद में क्या हो जाते हैं? सेपरेट हो जाते हैं और एक mature yeast में बदल जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है। Under unfavorable condition, the amoeba withdraw its pseudopodia and secrete a 3-layer hard covering। ये अमीबा जो है वो क्या करता है? अनफेवरेबल कंडीशन में क्या बोले थे? मल्टीपल फ्यूजन करता है। अमीबा अनफेवरेबल कंडीशन में मल्टीपल फ्यूजन करता है। ठीक है। उसमें क्या होता है? मल्टीपल फ्यूजन में ये अपना जो सीरोपोडिया होता है, अमीबा का कोई अपना शेप नहीं होता है, ऐसे करके बनाया जाता है अमीबा। अमीबा का अपना कोई शेप नहीं होता है, शेप नहीं होता है, लेकिन इसका ये जो बाहर की तरफ निकला हुआ उभरा हुआ पार्ट होता है, इसको स्यूडोपोडिया बोलते हैं, स्यूडोपोडिया बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? जब अनफेवरेबल कंडीशन आता है तो अपना स्यूडोपोडिया ये समेट लेता है अंदर की तरफ, स्यूडोपोडिया अंदर की तरफ समेट लेता है और इसके ऊपर 3 लेयर बनता है, 3 लेयर बनता है इसके ऊपर, ऐसे करके 3 लेयर बनता है। स्यूडोपोडिया अंदर से समेट लेता है, उसके बाद उसके ऊपर 3 लेयर बनता है। उसके बाद क्या कर रहा है? विड्रॉ इट्स pseudopodia and secretes a 3-layered hard covering और cyst। इस कवरिंग को क्या बोलते हैं? सिस्ट भी बोलते हैं। 3 लेयर का जो हार्ड कवरिंग आया उसको सिस्ट बोलते हैं। अराउंड इट सेल्फ दिस फेनोमेना इज टर्म्ड एज इंसिस्टेशन। इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं? इंसिस्टेशन बोलते हैं। ये तीनों जो कवरिंग आया, तीनों कवरिंग को क्या बोल रहे हैं? 3 हार्ड लेयर कवरिंग। इन तीनों कवरिंग को क्या बोल रहे हैं? सिस्ट बोल रहे हैं। और ये जो प्रोसेस हुआ है, सिस्ट फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? प्रोसेस को क्या बोल रहे हैं? इंसिस्टेशन। इंसिस्टेशन। ठीक है। When favorable condition return the insist amoeba divide by multiple fission। और जब क्या होता है? फेवरेबल कंडीशन आता है तो वो मल्टीपल फ्यूजन के द्वारा डिवाइड करता है। जैसे देखो ये क्या हो गया? इसके अंदर क्या होता है? इसका न्यूक्लियस डिवाइड करते रहता है, इसके अंदर इसका न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड करते रहता है। अनफेवरेबल कंडीशन में इसके अंदर इसका न्यूक्लियस डिवाइड करते रहता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आता है, जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आता है, हर एक न्यूक्लियस के साइड साइड में क्या लग जाता है? साइटोप्लाज्म का यहाँ पे डिवीजन हो जाता है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाता है और यहाँ से बहुत सारा नंबर ऑफ प्रोजेनी रिलीज होता है। उसी को तो बोलते हैं मल्टीपल फ्यूजन। तो मल्टीपल फ्यूजन जो है, अमीबा जो मल्टीपल फ्यूजन किस केस में करेगा? जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा। फेवरेबल कंडीशन में तो वो सिंपली फ्यूजन, बाइनरी फ्यूजन के द्वारा डिवाइड हो जाएगा। जब अनफेवरेबल कंडीशन आएगा तो उस केस में क्या करेगा? सबसे पहले एक सिस्ट का फॉर्मेशन करेगा, 3 लेयर का एक हार्ड कवरिंग बनाएगा जिसको सिस्ट बोलते हैं और उस प्रोसेस को इंसिस्टेशन बोलते हैं। और उस सिस्ट के अंदर उसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा, उसका न्यूक्लियस डिवाइड करेगा। क्या हो रहा है? न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है। और जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, ये सिस्ट बाहर से हटेगा, फेवरेबल कंडीशन में ये सिस्ट बाहर से हटेगा और हर एक न्यूक्लियस के अराउंड क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन हो जाएगा। मतलब कि ये सेल है, इस सेल में ये न्यूक्लियस है, मान लो इतना न्यूक्लियस है, हर न्यूक्लियस के चारों तरफ क्या आ जाएगा? साइटोप्लाज्म का डिवीजन आ जाएगा। मतलब कि हर एक न्यूक्लियस एक नया सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से ढेर सारा सेल बनेगा, यहाँ से ढेर सारा सेल बनेगा और ढेर सारा ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। ठीक है। आगे भी पूछा। मल्टीपल फ्यूजन एंड प्रोड्यूस मेनी माइन्यूट अमीबा और सीडोपोडियोस्पोर्स द सिस्ट वॉल बर्स्ट आउट। क्या होता है? इसको सीडोपोडियोस्पोर्स बोलते हैं। ये जब स्टार्टिंग में ये जब न्यूक्लियस, ये जो स्टार्टिंग में है, इसके अंदर में इसको
स्यूडो स्पोरियो स्पोर बोलते हैं। स्टार्टिंग में इसको क्या बोलते हैं? स्यूडोस्पोरियो स्पोर बोलते हैं। फेवरेबल कंडीशन में ये फटेगा, चारों ये तीनों लेयर फटेगा और यहाँ से स्यूडोस्पोरियो स्पोर बाहर रिलीज होगा और नया अमीबा बनाएगा, नया अमीबा बनाएगा। इतना ठीक है, कंफर्म है इतना? आगे, and spore are liberated in the surrounding medium to grow up into many amoeba. This phenomena is known as sporulation. ये phenomena sporulation भी कहलाता है। मतलब एक और जो टाइप का रिप्रोडक्शन का स्पोरुलेशन का वो टाइप भी यहाँ पे थोड़ा सा समझाने का प्रयास किया गया। पहले क्या हुआ इसमें? मल्टीपल फिजन हुआ। पहले तो मल्टीपल फिजन हुआ, मतलब बहुत सारा डिवीजन हुआ वहां पे। फिर जब ये स्पोर बना तो उस प्रोसेस को स्पोरुलेशन भी बोलते हैं, स्पोरुलेशन भी बोलते हैं, उस प्रोसेस को स्पोरुलेशन भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक अमीबा के अंदर अनफेवरेबल कंडीशन के टाइम पे क्या होता है? मल्टीपल फिजन होता है और स्पोरुलेशन भी होता है। मल्टीपल फिजन भी होता है और स्पोरुलेशन भी होता है। ठीक है, डायरेक्ट मल्टीपल फिजन के द्वारा वहां पे नया अमीबा का फॉर्मेशन नहीं होता है। मल्टीपल फिजन होने के बाद वहां पे स्पोरुलेशन भी होता है, मतलब वो स्यूडोपोडियोस्पोर बनाता है और वो स्यूडोपोडियोस्पोर से क्या बनाता है? नया अमीबा बनाता है। ठीक है, तो आज के लिए इतना रहने देते हैं, बाकी नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये सारा नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक है कहाँ? डिस्क्रिप्शन में। ये जो था लाइफ स्पान वगैरह, लाइफ स्पान पढ़ा दिए हैं, एनसीईआरटी जाकर घर पे खुद से पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना रहने देते हैं और जाने से पहले एक कोर्स हो जाए ताकि मोटिवेटेड रहें, सेल्फ मोटिवेटेड या फिर मेरे द्वारा। क्या है कोर्स? सुनिएगा ध्यान से। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता। रुकावटें आती है सफलता की राहों में, ये कौन नहीं जानता, फिर भी वो मंजिल पा ही लेता है जो कभी हार नहीं मानता। तो इसी तरह आपको भी हार नहीं मानना है और लगे रहना है, पढ़ाई करते रहना है। तब तक के लिए धन्यवाद।